प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उनहत्तर शिक्षक भर्ती से संबंधित और 6800 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट की। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 6800 से 1356 जो कोर्ट केस है उसकी सुनवाई 19 तारीख के बाद सरकार के कुछ चीज़ों को इंक्लूड करने को लेकर के जो विनय किया गया था उस पर जो है कोर्ट की सुनवाई अब 3 नवंबर की लगाई गई है। उसी से जुड़ा हुआ एक अपडेट आ रहा है कि कोर्ट का जो है रोस्टर चेंज हो जाएगा और उसको लेकर के भी अपडेट सामने आ गया है। और जो दूसरा बड़ा अपडेट है कि 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पूरी संपूर्ण प्रक्रिया उस पर तलवार लटकी है, क्यों लटकी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में बात करेंगे 6800 चयन सूची और 13156 से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, इनकी आगे की राह मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है, उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में कोर्ट का जो आर्डर है 19 की सुनवाई का उसको लेकर के, बेंच चेंज का जो आर्डर है यह बेंच चेंज करने का जो बात है उस पर को लेकर के हम बात करेंगे। और सरकार की जो 3 की सुनवाइयों को लेकर के क्या रणनीति है और 6800 चयन साथी किन मुद्दों को लेकर रहे हैं तैयार, और जस्टिस भाटिया सर की बेंच का चेंज होने का प्रबल कारण क्या हो सकता है, सारी चीज़ों के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और कुछ आप सभी लोग के जो इंपॉर्टेंट है ATRE से संबंधित अपडेट या आपकी जो मेरिट बहस है उससे संबंधित, यानी कोर्ट जो केस की सुनवाई हुई है उससे संबंधित जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन जरूर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 6800 से 13156 जो आपकी अगली सुनवाई 3 तारीख की लगी हुई है उससे संबंधित रोस्टर चेंज हो गया है और जस्टिस रजनीश कुमार जी अब आपकी जो है मामले को सुनेंगे। लेकिन क्या दिक्कत सामने निकल कर आ रही है कि अभी चीफ जस्टिस जो आपके रंजन राय सर हैं उन्होंने किसी को भी असाइन नहीं किया है। जैसा कि जस्टिस भाटिया सर आपके मैटर्स को सुन रहे थे, लेकिन बात यही है कि जस्टिस भाटिया सर को इलाहाबाद भेजा गया है। हो सकता है कि वो इस मामले को वर्चुअली सुन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो बैक होंगे और बहुत जल्द बैक होंगे। लेकिन बात यह है कि जो अब ये 3 की सुनवाई है उस पर जो है संशय ही कहा जाएगा कि क्यों स्पेशली वहाँ से क्या निकल कर आएगा, किन चीज़ों को लेकर के सुनवाई हो सकती है। तो ये चीज़ें आप ये डिसाइड करेंगी। जो 3 तारीख की जो सुनवाई लगी हुई है उसमें किस प्रकार की क्या चीज़ें सामने आती हैं वो आगे देखने वाली बात होगी। और आगे पर क्या हो सकता है, बदलाव होगा कि यही बेंच आपके मैटर्स को सुनेगी जो रोस्टर के हिसाब से लाई गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाली बात होंगी। तो जैसे इस पर कोई फाइनल अपडेट आता है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रोवाइड कराएंगे। अब बात आती है 69 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर तलवार लटकी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि सरकार की तरफ से जो है आरक्षण घोटाला किया गया है और पूरी जितनी भी भर्ती हुई उसमें आरक्षण घोटाला किया गया है। अब आरक्षण घोटाला कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जो आरक्षण घोटाला है वो आपका जिला आवंटन से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि उसमें जो है गलत चयन वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी गई है, काउंसलिंग करा दी गई है। लेकिन जो स्पेशल रूप से 27 और 21% आरक्षण की बात थी उसको अधूरा रख करके जो है न्याय किया गया है, जिसमें लगभग 20,000 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो न्याय मिला है, जिसमें कम से कम 14 से 13 से 14 हज़ार ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जो गलत तरीके से आवंटित की गई हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी, जो जर्नल की तरफ से लगातार ATRE, सुपर टेट और जो आपका टेट को लेकर के जिन निकाला गया है कि यहाँ पर डबल रिजर्वेशन लिया गया है, तो उसको लेकर के लगातार चीज़ें हैं। उसको लेकर के कोर्ट का आर्डर भी है, 1994 की नियमावली भी यही कह रही है कि आप जो है आरक्षण को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भर्ती आपकी 2020 की हुई इसमें 1994 की नियमावली के अनुसार ही हुई है, जिसमें OBC के या 80 का जो भी अगर जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के हिसाब से गुणांक लाता है, मेरिट लाता है, तो उसमें अनारक्षित में उसका समायोजन हो सकता है। ये सारी चीज़ें नियमावली में लिखी गई हैं। लेकिन जो जिन्न को लेकर के लगातार जर्नल आगे आ रहा है, मोहिनी तिवारी पर काउंटर कराया गया, मोहिनी तिवारी से स्टार्ट हुआ मामला। तो अब ये जर्नल वाले जो कह रहे हैं कि हम 6800 न्याय की जो बात कह रहे हैं कि हम उनको पूरी जो है चीज़ों को करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अब देखने की बात है। और यहाँ पर जो आर्डर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ATRE हो या टेट हो, इनको लेकर के अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो 3 की सुनवाई होने वाली है उसमें जो है ATRE की जो बात है वो अभी जो है प्रबल रखी जाएगी, क्योंकि 90-97 का जो बात की जा रही वो अभी भी प्रबल रूप से वहाँ पर जाएगी। अगर वहाँ से कोर्ट कोई गलत डायरेक्शन करता है जनरल के लिए, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि पूरी 69 शिक्षक भर्ती पर तलवार लटकी हुई है और वो जल्द से जल्द वो भर्ती को पूरी प्रक्रिया को सरकार को रिविजिट करना पड़ेगा, जिसको लेकर के सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पूरी प्रक्रिया को रिविजिट करे, जिससे सरकार की सबसे बड़ी धांधली जो है 69 शिक्षक भर्ती की निकल कर आए। और 68,500 में भी यही भर्ती की दिक्कतें हुई थी। लेकिन यहाँ पर अब सरकार को देखना किस प्रकार का
जो प्रपोजल की बात करता है, तो अब किस प्रकार का प्रपोजल तैयार करता है। लगातार बात की जा रही है 19,000 सीटों की, उसका प्रपोजल क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की जो स्थित परिस्थिति कह रही है, अगर सरकार एटीआरई को लेकर के कोई डायरेक्शन करती है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को सरकार को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 6800 चयन सूची और 1356 मैटर्स पर आगे की राह मुश्किल क्यों है। क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने कह दिया कि 1356 कोर्ट जो केस है प्राइमरी, हम उसी को सुनेंगे। तो 6800 ना तो प्राइमरी है, ना तो सेकेंडरी, ना तो थर्डरी, क्योंकि 6800 तो एक लिस्ट है जिसको सरकार ने निकाला और सरकार को इसको पटाक्षेपित करना। अगर सरकार कहते कि हम 6800 को नहीं करेंगे तो उसके पास पेश होना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। अब 6800 को भी दबाव सरकार पे स्पष्ट रूप से बनाना है कि सरकार आ करके अपनी तरफ से जो 6800 के लिए लगातार कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, नियुक्ति दिलाएंगे, उस पर लेकर के बात करें और 6800 को नियुक्ति दें। अगर 13,156 डिसाइड में होता भी है तो सरकार को यहाँ पर अगर डिसाइड होता तो याची लाभ अगर मिलता है तो 6800 को भी न्याय देना पड़ेगा। आप देखते हैं कि 6800 और 13,156 साथियों के लिए क्या हो सकता है। आगे की जो मुश्किल राह दिख रही है, क्योंकि एटीआरई का जो मुद्दा है उसको लेकर के बहुत तेज़ी से बातें की जा रही हैं। अब देखते हैं जो पुराने आर्डर्स, उस बेस पे कोर्ट क्या आर्डर देता है। यहाँ पर अगर स्थित परिस्थितियों को समझा जाए तो यहाँ पर पूरे समाज जो भी अचयनित या चयनित साथी हैं उनको सबसे पहले एटीआरई के मुद्दे को लेकर के पटाक्षेप कराना है। उसके बाद में 13,156 और 6800 की जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर एकजुट होकर इस पर बहस नहीं होगी और वकीलों को सही तरीके से इस मैटर को नहीं ब्रीफ कराया जाएगा तो मुद्दा जो है बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा और यहाँ पर एटीआरई को लेकर के कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर पास हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन की जो मुश्किलें हैं या जिन है जो निकला है, इसको सभी को मिलकर के एक साथ पटाक्षेपित करना है। उसके बाद 6800, 13,156 याची लाभ की बात आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो इस मुश्किल दौर को आपको जल्द से जल्द हल कराना है, जिससे आप सभी लोगों के मुद्दे को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। अब जो कोर्ट का आर्डर आया है उसकी सुनवाई को लेकर के उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शायद आप सभी लोगों को पहले इसको देख भी लिया होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि किस जनरल की तरफ से या किस मामले को लेकर के कौन सा अधिवक्ता थे, कौन सा अधिवक्ता उनको असिस्ट कर रहे थे, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और जो है संदीप दीक्षित सर आप सभी लोगों को पता है, जिनको ऋषि श्रीवास्तव सर और रजत अरेन सर जो हैं, ये सारे जो एडवोकेट इनको जो है देख रहे थे आपके जो 6800 को लेकर के। तो यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं। कनेक्टेड जो केस है इनके रेट नंबर दिए गए हैं, इनको जो है अब सब्जेक्ट वाइज लगातार सुना जाएगा। अब जो 3/11/2022 की डेट लगी उसमें 2:15 PM पर से मैटर कंटिन्यू होगा, जैसा पिछले मतलब जो सुनवाई हुई है, जहां पर जो है आप सभी लोगों को पता है बहस रुकी थी, वहीं से आगे बहस स्टार्ट होगी और मुद्दों को सब्जेक्ट वाइज सुनता जाएगा। तो अब एटीआरई को लेकर के जो चीज़ें हैं उसको लेकर के सबसे पहले ओबीसी एससी वर्ग के जो साथी कैंडिडेट है, चाहे चयनित हो चाहे याचीगढ़ की लाभ की बात करते हो, सबसे पहले इनको जनरल से लड़ना है कि एटीआरई के मुद्दों की बात को डिफ्यूज कराएं और उसके बाद में फिर अपने अपने मुद्दों को लेकर के बहस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पर बात आई है कि जो बेंच चेंज हुई है इसको लेकर के आप सभी लोगों को पता है बेंच चेंज हुई है। आपके नए जो जस्टिस हैं अगर उनको ही इस मामले को सुनने को लिए दिया जाता है तो कुछ चीज़ें नकारात्मक भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पिछले बहस सुनवाई हुई है, अच्छी सुनवाई हुई है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये चीज़ें अब हमने जैसा कहा कि अब जो भी अपडेट आएगा, जैसे ये फाइनल होता है कि इनको जो है आगे की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की तरफ से जो है आदेशित किया गया, यही बेंच सुनेगी, तो उस पर हम बाद में डिस्कशन जरूर करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि सरकार की जो 3 की सुनवाई होने वाली है उसमें किन चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रपोजल की बात लगातार सरकार की तरफ से कर रहा था, लेकिन सरकार ने कोई प्रपोजल नहीं दिया। तो क्या सरकार की यही रणनीति कि जिस प्रकार से जस्टिस का कहना था कि हम 6800 को जल्द पटाक्षेपित कर देंगे और 6800 से 1356 जो कोर्ट केस है उसको हम आज ही डिसाइड कर देंगे, जैसा कि 19 की सुनवाई हुई और उसके बाद उन्होंने कल की डेट ली। सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उस मामले को इंक्लूड के बहाने से आगे लेके गई, क्योंकि उसको पता था रोस्टर चेंज होगा, बेंच चेंज होगी, जस्टिस भी शायद चेंज हो जाए तो उस मुद्दे में सरकार को कुछ फायदा हो जाए, इसी को लेकर के ये चीज़ें की गई। अब शंका ये जताई जा रही कि सरकार जो लगातार कह रही कि हम प्रपोजल ला रहे हैं स्पेशली 6800 के लिए, तो अभी तक नहीं आया है, तो क्या सरकार यहाँ पर भी उदासीन रुख अपना रही, तो ये देखने वाली बात होगी। अब 6800 चयनित साथियों को जो है तैयार रहने की प्रबल जरूरत है। क्यों तैयार रहने की जरूरत है? क्योंकि सरकार पर भी दबाव बनाना है और एकत्रता भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिवाइड रहेंगे तो यहाँ पर कोई
भी चीज़ नहीं हो सकती। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अरशद सौफ की तरफ से बात की जा रही थी कि एलपी मिश्रा सर है और ब्रीफिंग की गई है, आएंगे कोर्ट में बोलेंगे, लेकिन केवल संदीप दीक्षित सर जी ने ही इस मामले को लेकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब संदीप दीक्षित जी को ही अच्छी ढंग से इन चीज़ों को प्रिपेयर कराना है, चाहे टीआरई का मुद्दा हो, सारे जितने भी आपके आर्डर हैं उनको लेकर के वहाँ पर ब्रीफ कराना है कि सर इन मैटर्स को इस प्रकार से ये आर्डर्स है, जिससे वो कोर्ट में स्पष्ट रूप से खड़े होकर आप सभी लोगों के लिए बहस कर सकें। लेकिन उन्होंने पिछली बहस में धुआंधार बहस की है और जो 2-3 चीज़ें थी जिनको लेकर के लगातार 1994 नियमावली को चैलेंज करने की बात जनरल की तरफ से की गई थी, तो उनको लगभग उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। अब बात एटीआरई की रही है, तो इस पर भी अगर उनको अच्छे ढंग से ब्रीफ कराया जाएगा तो पिछले आर्डर्स के हिसाब से जो मामला आप सभी लोगों की तरफ ही डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात आ रही है जस्टिस भाटिया सर की बेंच क्यों बदली गई, तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सरकार की कुछ मंशाएं, कुछ रणनीतियां अलग दिख रही हैं कि सरकार या तो यहाँ पर जो जनरल की तरफ से याचिकाएं हैं उनको लेकर के सरकार जो है ज़्यादा सपोर्टेबल है, क्योंकि जैसा कि पहले सरकार कह भी चुकी है कि अगर हम गलत को निकालने के बाद में सही को करने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिकल मुद्दा होगा। तो आप सभी लोग को इन चीज़ों को जान लेना अति आवश्यक है और सरकार पर सभी, चाहे वो चयनित हो चयनित साथियों को मिल करके दबाव बनाना है कि 1994 की नियमावली क्या कह रही है, उसी हिसाब से हम लोगों को जो भर्ती आपकी 2020 में ये हुई थी 69 शिक्षक भर्ती की, उससे पहले जो एटीआरई का आदेश था उसको हम पर लागू न किया जाए। अगर उसके बाद में आदेश हुआ है तो इन सारी चीज़ों को जो आपके आर्डर हैं उसको लेकर के जा करके सरकार और विभाग पर दबाव बनाना है कि नहीं, सरकार की तरफ से जो भी आपके अधिवक्ता हैं या भसीन सर हैं उसको उस पर भी डिस्कशन करें कि नहीं सर यहाँ पर जो एटीआरई की बात है वो सरकार नहीं ली गई, क्योंकि नियोक्ता जो है सरकार ही इस पर मेन है। अगर सरकार फोकस रूप से कहती कि नहीं सर इसमें एटीआरई या कोई डबल रिजर्वेशन की बात नहीं है तो उसको कोर्ट का पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप जो है प्रमुख पक्ष कहा जाए तो सरकार का ही। अगर सरकार कहती है इसमें डबल रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप सरकार के खिलाफ जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल आपको बेसिक पर दबाव बनाना और सरकार के जो आपके अधिवक्ता है उनसे मिलना है और उनको उपस्थित होकर यह दर्शाना है और बताना है कि सर नहीं, इस मुद्दे पर कोई एटीआरई से संबंधित या टेट से सुपर टेट से संबंधित जो केवल क्वालिफाइंग चीज़ें हैं उनको लेकर के कोई बात नहीं है, और जो आर्डर आपके पास उनको जा करके कर ब्रीफ अपने वकीलों के साथ साथ जो है सरकारी अधिवक्ता को भी इस चीज़ को लेकर के आप अवगत करें, जिससे वो आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ और स्पष्ट रूप से बोल सकें। क्योंकि फाइनल जो आदेश जारी होगा वो सरकार को सुनने के बाद में ही जारी होगा कि जिस मुद्दे पर बहस समाप्त होगी उस मुद्दे पर सरकार की राय जानी जाएगी कि जो ये मुद्दा कहा जा रहा है इस पर आपकी तरफ से क्या प्रपोजल या आपकी तरफ से क्या एग्रीमेंट है, आप एग्रीमेंट यहाँ पर दीजिए कि आप क्या कह रहे हैं इस मुद्दों को लेकर के। तो अगर सरकार एग्रीमेंट देती है कि नहीं सर, जैसा पिछली सुनवाई में जो 1994 नियमावली को चैलेंज करने को लेकर के तो बात थी, उसमें संदीप दीक्षित सर और भसीन सर ने स्पष्ट रूप से आपके मुद्दे को बचाव को लेकर के बात कही। अब यही बात आप सभी लोगों को आगे करती रहनी, क्योंकि सरकार भी आपके बचाव में आए तभी आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। चाहे वो 13 के प्राइमरी मैटर को डिसाइड कराने वाले हों, चाहे अचिलाभ वाले हों और 6800 वाले, तो बेचारे ऐसी चक्की में पिस रहे हैं जिनको कोई नहीं देखने वाला, सभी उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो अभी जो स्थित परिस्थिति है उसमें संयुक्त होकर के आगे की रेहों को देखना है, तभी याचिला मिल सकता है, तभी 6800 फाइनल हो सकती है, तभी 27-21% आरक्षण फाइनल हो सकता है, तभी रॉबिन सिंह फाइनल हो सकता है, तभी भारती पटेल फाइनल हो सकती है, जब सरकार आपके साथ खड़ी होगी, नियोक्ता आपके साथ खड़ा होगा। वरना आपको कोई डायरेक्शन कोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट सीधे सीधे जो है आपके खिलाफ जा करके डायरेक्शन कर देगा, तब ना तो याचिला आपको मिल पाएगा, तब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाते रहिएगा और आप सब लोग भागते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनको और अपने अधिवक्ता को सबसे पहले जो ये मुद्दा निकल कर आया है इस पर ब्रीफ कराइए। अभी आप सभी लोगों के पास समय है, क्योंकि 3 से सुनवाई से पहले आप सभी लोग को सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी है। बेंच चाहे जो भी आएगी, अगर कंटिन्यू मैटर्स को सुनती है, जिस हिसाब से रुका मैटर है इसके बाद जो कंटिन्यू होगा, अगर वर्चुअली भी जस्टिस भाटिया सर सुनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके मजबूती से केस पेश हो रहा है और सरकार आपके साथ दे रही है तो यहाँ पर कोई गलत डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सरकार अब फंस चुकी है। अब इस फंसी हुई चीज़ को आगे नहीं निकलने देना है, और कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को 31 को जो सुनवाई उत्तर कुंजी उसमें शायद डिसाइड हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसा मैं कहता आया हूँ कि 6800 डिसाइड होगा तभी उत्तर कुंजी डिसाइड होने की बात सामने आएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण वीडियो के महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहें। तो चलते मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथी।